नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 जो आपके मूल अधिकार दिए गए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज मूल अधिकार में हम आर्टिकल 15 की चर्चा करेंगे। 15 है क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के लोग के धर्म है क्या है, आपका मूल वंश क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है और कहाँ आपका जन्म हुआ है, इस आधार पर कानून के सामने आपको विभेद नहीं किया जाएगा। सीधा सा मतलब है कि आपका कोई भी धर्म हो, लिंग पुरुष या स्त्री हो, किसी भी जाति के हो, आपका कहीं भी जन्म हुआ हो, आपका मूल वंश कुछ भी हो, आप किस मूल वंश के थे और दूसरा धर्म अपना सकते हैं, इसके आधार पर भारतीय संविधान ने आपको समानता का अधिकार दिया है। आप समान हैं, इसलिए कि कोई अगर एक ही जाति, हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण हो और दूसरा कोई निचले कास्ट का व्यक्ति हो, ओबीसी में हो, शेड्यूल कास्ट में हो, शेड्यूल ट्राइब में हो, ये सभी देश के लिए समान नागरिक हैं, एक समान हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। हाँ, बशर्ते कुछ विशेष जाति, वंश और मूल के लोगों को कहीं कहीं प्रश्रय दिया गया है। वो भी इसलिए दिया गया है कि आपका डाउनफॉल न हो, आपके उत्थान के लिए इसके संविधान व्यवस्था की गई है। तो आइए हम जानते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में पूरा डिटेल्स, और इससे आपको प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और मेंस में भी यह संभावना पूरी है कि आपको आर्टिकल 15 पूछ दे। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, इस पर डिटेल हम लोग पीपीटी के माध्यम से जानेंगे। तो इसमें अनुच्छेद जो 15 है, तो 15 में अगर हम लोग समानता के अधिकार के सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, तो सेकेंड पार्ट कहता है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो ये आधार कौन कौन से हैं? यह आधार है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये आधार हैं। इस आधार पर, माने कुछ आधार, माने इस आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, कोई भी उसकी जाति हो, लिंग या जन्म स्थान से कुछ भी हो, उस पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। वो अलग बात है कि आज के कई विरोधी दल, विपक्षी पार्टियां, कई राज्य की पार्टियां, राज्य सरकारें जातियों की गणना करके जातियों के आधार पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपका अपना मतलब हो सकता है, आप कीजिए, वो अलग बात है कि इसमें चर्चा है। तो अभी सभी जगह जाति गिनने की बात की जा रही है। लिंग की जहां तक बात आती है कि पुरुष महिला को समान मानता है सुप्रीम कोर्ट। धर्म, किसी भी धर्म के हो, आप कोई भी काम करेंगे, बुरा काम, तो सबके लिए समान सजा है। मूल वंश आपका कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जन्म कहीं पर भी हो। कुछ समय पहले आर्टिकल 370 जब नहीं था तो जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं होता था। आर्टिकल 15 जम्मू से लागू होता नहीं था, हालांकि भारत का संविधान ही वह लागू नहीं होता था, लेकिन यह तो बिल्कुल लागू नहीं होता था। तो आइए इस पर और हम डिटेल जाने। तो अनुच्छेद 15 में व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा, अंतर नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय अर्थ किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना, और केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। देखिए, आज एक एक्ट आया है, SC/ST एक्ट, जो उसी को समझा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपर कास्ट के लोगों द्वारा अगर उनके जाति के नाम से कुछ दुरुपयोग शब्द बोल दिया जाता है तो उन पे डायरेक्ट केस हो जाता है। तो कुछ विशेष आधारों पर उनको छूट है, एक जाति को दूसरे जाति पर प्रश्रय दिया गया है। हालांकि मामला ये विचारणीय है, बहुत लोग इसका विरोध करते हैं और संज्ञान भी है इसका कि नहीं, इसको कैसे और सुधारा जाए। तो सीधा सा मतलब होता है कि विशेष अधिकार या विशेषाधिकार के कारण इसमें भी कहीं कहीं हम लोग मतभेद हो सकता है, जिसकी भी चर्चा बहुत जरूरी है कि मतभेद कहाँ आपसे होगा। आइए, अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
इनमें से किसी के आधार पर इसको अलग अलग बांट दिया, किसी के आधार पर, जैसे क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर उनको रोक नहीं लगाया जाएगा, वो कहीं जा सकते हैं। या ख पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित, माने सरकार द्वारा पैसा जहां दिया जा रहा है, साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कि सरकारी तालाब है, स्नान के घाट हैं, कुआं है, जो सरकारी दायित्व है, निर्बंधन काम है, वहां पे किसी से कोई विभेद नहीं किया जाएगा। वो अलग बात है कि आप अपने निजी संपत्ति से कुछ स्कूल, कॉलेज, कुएं बना सकते हैं, तो वहां दूसरों को आने से रोक सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है कि हमने किया है, हम यहाँ आपको नहीं आने देंगे। जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसमें राज्य का भी सहयोग था, भूमि अधिग्रहण में, और ट्रस्ट का पैसा लगा। इस आधार पर अयोध्या के राम मंदिर में किसी भी जाति धर्म के लोग, यहाँ तक कि मुसलमान को, ईसाई को भी नहीं रोका जा सकता। आप देखोगे मुसलमान भी वहां गए, ईसाई भी गए, सिख भी सब गए, किसी को नहीं रोका गया। लेकिन मैं जय सर अगर अपने पैसे से अयोध्या में जमीन को अधिग्रहण करता, अपने से मंदिर बनाता, तो मैं यह नियम लगा देता कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म या फलाना जाति के लोग ही आएंगे। ये विवेक समझिए, क्योंकि उसमें सरकार के सहयोग से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, पैसा ट्रस्ट के चाहे चंदा जो भी लगा हो। तो यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर सरकारी दुकान, देखिए दुकान है तो दुकान का लाइसेंस होता है, तो समझिएगा, आप जो अपने पैसे से दुकान खोलते हैं तो वो आपका अपना दुकान नहीं रह गया, क्योंकि दुकान का लाइसेंस सरकार ने दिया है। और जब दुकान का लाइसेंस सरकार ने दिया है तो उस लाइसेंस पर लिखा है ये बात आर्टिकल 15 के बारे में कि आपको किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं किसी नाई के दुकान पे रेगुलर शेविंग कराता हूं या बाल बनाता हूं। एक दिन मैं देखा कि बहुत गंदा किस्म का लड़का जो विशेष छोटी जाति से हो और उसके शरीर से बदबू आ रहा था, जिस सीट पर बैठ के मैं बाल कटाता उसमें बाल कटा रहा था। मुझे घृणा हो गई कि मैं इस दुकान में अब नहीं आऊंगा, लेकिन चूंकि नाई अच्छा है, बाल दाढ़ी अच्छा बनाता है, तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला। वो नाई नहीं मना कर सकता, वो बहाना बना सकता है, लेकिन मना नहीं कर सकता। मैंने उससे बात भी नहीं रखी। तो मैं क्या किया कि जब मुझे अगले बार वहां पे हजामत करानी थी तो मैं अपने घर से टॉवल लेके गया, शरीर पर लपेटवाया, ब्लेड नया तो होता ही होता है। तो आप दुकान भी खोल दिए हैं और लाइसेंस आपको मिला हुआ है, तो अपने दुकान में भी किसी को आने से आप ये नहीं कह सकते कि आप इस जाति के हैं तो हम आपको ये सामान नहीं देंगे। वो अगर कंप्लेन करता है तो आपके दुकान के लाइसेंस क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि जो आपका दुकान है, सार्वजनिक देखिए सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मतलब क्या हो गया, सरकारी फंड, या ऐसा आप होटल खोले हैं कि जहां सब लोग खाने के लिए, यार किसी को नहीं कर सकते हैं। भिखारी भी पैसा जुटा लिया 10 रुपया चाय पीने का, तो उसी कप में पी जिसमें आप पीते हैं। तो यहां आप भेद करेंगे तो आप पर FIR हो सकता है। होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः जो मैंने आपको बताया कि सरकारी पोषित धन द्वारा कुआं, तालाब, स्नान घाट आदि के निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। माने राज्य भी रोक नहीं लगा सकता और कोई व्यक्ति भी निषेध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था, माने सरकारी पैसों से ही जो चल रहे हैं उसी पर आप बराबरी ला सकते थे। लेकिन अब निजी व्यक्तियों द्वारा ऐसे चीजों को अगर शुरू किया गया है और लाइसेंस प्राप्त है सरकार द्वारा, तो उन्हें भी निषेध किया जा सकता है। वे सबको बराबरी के भाव रखेंगे, विभेद नहीं करेंगे। तो ये है आर्टिकल 15 का मूल में है। और आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। विभेद से प्रतिषेध, इस समान नियम के निम्न 3 अपवाद हैं। देखिए 3 अपवाद इसमें कौन कौन है जानिए कि कहां कहां पर हम लोग भेद कर सकते हैं। अपवाद का मतलब यही होता है। पहला है अ या ए, भी इसको आप इंग्लिश में सुनने वाले सुन सकते हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। आप देखते हैं कोई कहीं फंसा हुआ है ट्रेन बस में, तो पहले महिलाओं बच्चों को निकाला जाता है। तो यहां पर लिंग का क्या हुआ,
विभेद हो गया। पुरुष महिला में पहले महिला को क्या किया गया, प्रश्रय दिया गया, तो विभेद तो हो गया। और आइए उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। बिहार में 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। कोई पुरुष नहीं कहेगा कि आपने क्यों महिला को आगे बढ़ा लिया। कोई पुरुष जीवन भर अविवाहित रहने का सोच लिया, भाई हमारा पत्नी नहीं होगी, बच्ची नहीं होगी, भाई हमसे क्यों, फिर भी नहीं, कोई उनका मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार चाहे तो अपवाद स्वरूप महिला को आगे बढ़ा सकता है, व्यवधान कर सकता है। दूसरा, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में निःशुल्क से छूट शामिल है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की भी बात इसी आर्टिकल से आता है। अपवाद है कि जो समाज का वर्ग पिछड़ा हुआ है उसे आगे बढ़ाने का राज्य सरकार को दायित्व है। वह इस मामले में विभेद कर सकता है, एक दूसरे से दो तरफा बात कर सकता है और किसी जाति को, किसी विशेष लोगों को आगे बढ़ा सकता है। और सी इसका तीसरा है, राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए क्या करे, छूट दे, उन्हें विशेष छूट दे। कम मार्क्स पर ही उन्हें ऐसे जगह पर एडमिशन मिल जाते हैं। नेक्स्ट पर आइए, इसी संबंधी कोई नियम बना सकता है यह शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुमति प्राप्त निजी अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। माने कोई भी निजी विद्यालय हो, अल्पसंख्यक के लिए स्पेशल विद्यालय हो या सरकारी हो, वह लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में छूट दे सकता है। अब आते हम लोग, इसका चौथा है डी, सरकार को कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थानों, चाहे वे सरकारी हो, निजी हो, किसी एनजीओ द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती हैं। अपवाद अल्पसंख्यक संस्थान है, माने अल्पसंख्यक संस्थानों में कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रही है तो वहां पर कोई जरूरी नहीं कोई हिंदू को 10% देगा ही देगा। वो ध्यान रखिए, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक संस्थान है, वहां पर यह अपवाद है। यह 10% का आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहती है और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होंगे। माने वो आर्थिक आधार पर या पारिवारिक स्थिति कैसी है, अनुच्छेद 15 में निहित विभिन्न प्रावधानों को भी हम और जगह देख सकते हैं। तो मतलब सीधा हुआ कि सरकारी विद्यालय या दूसरे निजी विद्यालय या किसी सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो पहले से रिजर्वेशन दिया गया है उसके अतिरिक्त 10% देकर के और लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति ने ऐसे विश्वविद्यालय खोला है, किसी जाति आधार पर खोला गया है अल्पसंख्यकों का, तो उसमें यह नियम लागू नहीं होगा। मैं अगर हिंदू हूं, मैं अपना कोई कॉलेज चला रहा हूं, तो 10% रिजर्वेशन मुझे उन लोगों के लिए देना पड़ेगा, भले मुस्लिम जाति ही क्यों ना हो, सिख ना क्यों हो। लेकिन वहीं कोई मुसलमान अगर भारत में अल्पसंख्यक है, कोई सिख है, वो अपना अगर संस्थान खोला है तो उसे अतिरिक्त 10% देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये विभेद समझिए। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त वाद को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को ओबीसी के लिए उपरोक्त वाद को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया हुआ है, 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें IIT, IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं।
27% बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। 100 में 27 सीट जो है ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। देश का बड़ा संस्थान है IIT, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो इन जगहों पर रिजर्वेशन किया गया है। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। देखिए, ये हमारे संविधान में 2008 में डाला गया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में चाहे कुछ लोगों ने अपनी याचिका दायर की कि क्रीमी लेयर किसी भी वर्ग में हो, ओबीसी में हो, शेड्यूल कास्ट में हो, तो क्रीमी लेयर को अब इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि किसी भी शेड्यूल कास्ट में कोई पिछड़ा था, अत्यंत निचले पायदान पर था, लेकिन वो अब क्रीमी लेयर में आ गया है, वो पैसे कमा चुका है, बुद्धि कमा चुका है, बड़ा हो चुका है, सुविधाएं सब प्राप्त हैं, तो फिर इन लोगों को ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में और सेंट्रल में भी जो विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो भी इस पर विरोध का स्वर ला रहे हैं। यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी के सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। सरकार द्वारा भी इस बात का विरोध किया जा रहा है कि नहीं, जो शेड्यूल कास्ट हैं और ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, इनमें अभी क्रीमी लेयर वाली बात नहीं की जाए, इनको पूर्णतः वैसे ही सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ नियमों को देखता है बल्कि नैतिकता को भी देखता है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो नैतिकता के आधार पर भी हम लोग कानून बना सकते हैं। तो नैतिकता के आधार पर क्रीमी लेयर का पालन अब सभी वर्गों में किया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्रीमी लेयर, पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। 2008 के पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी अगर किसी निचली जाति से हो जाएंगे, शेड्यूल कास्ट से हो जाएंगे, ट्राइब से हो जाएंगे, वो भी फिर भी उनके भाई बच्चों को रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अब कहां से पिछड़ा रह गया, अब वो कहां से निचले पायदान पर रह गया? हमारा संविधान संशोधन का अधिकार देता है और इस आधार पर इसमें बदलाव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसका अब विस्तार कर दिया गया है आम लोगों तक। ये आम लोगों में भी जो बड़े पद पे बैठे हैं, उनके पास सब कुछ है, तो उन्हें क्रीमी लेयर में लाया जाए और इस तरह की सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाए। दूसरे वर्ग में वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास 2 अधिकारी जो कि केंद्रीय राज्य सेवाओं में हैं, इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि, यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारी पर भी लागू होते हैं। मतलब कि देखिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवा के क्लास, ग्रुप ए में क्या आ जाएगा? बहुत बड़े बड़े पद आ जाएंगे, ग्रुप बी में बड़े पद आ जाएंगे। अगर लेवल देखेंगे तो लेवल 10 और लेवल 9 चला आएगा, लेवल 8 तक चला आएगा। तो लेवल 10 और 9 तो डायरेक्ट रूप से पहले ही कर दिया गया है, तो इनके को भी यह रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और जान लें कि अनुच्छेद संख्या जो है 15 में 6 प्रावधान दिए गए हैं और 15(1), 15(2) को भी जानना जरूरी है, सिर्फ 15 ही नहीं जाने। देखिए 15(1) क्या कहता है? 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 1 है ये। 15(2) है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के धर्म पर निम्नलिखित के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। ये 2 है। और 2 का क देखिए, 15(2) का क, दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर पहुंच, या ख, दीवारों, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों
और सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थानों पर उपयोग, ये दीवार नहीं होगा, दुकान भी दुकान ही है, स्थान घाटों सड़कों और सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थान पर उपयोग पूर्ण या आंशिक रूप से राजनिधि से बनाए रखा जाता है या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित है। या अगर राज्य सरकार द्वारा कोई बनाया गया बाउंड्री दीवार है, कोई टंकी है पानी वाला, स्नान घाट है, सड़क है, सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थान का उपयोग पूर्ण या आंशिक रूप से राजनिधि से बनाए रखा जाता है, तो यह आम जनता के उपयोग के लिए क्या होगा, समर्पित होगा। वो किसी भी धर्म, जाति, मूल और वंश स्थान का हो। अब देखिए अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से निर्बाधित नहीं करेगा। माने कानून जो है, जब कोई राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है तो इस पर रोक नहीं लगा सकता, उसका विचार कर सकता है, महिलाओं को बच्चों पर आश्रय दे सकता है। यह अनुच्छेद 15(3) है। 15(4) कहता है कि राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका गया है। यह प्रावधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, संविधान में अनुच्छेद 15 में जो 4 कॉलम जोड़ा गया वो 1951 द्वारा जोड़ा गया है, प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15 के 5 क्या कहता है, राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जा सकता। माने SC ST शेड्यूल ट्राइब पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान है, यह अपवाद है, विभेद यहाँ होता है। इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक प्रेरणाएं भी शामिल हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों। यह प्रावधान 93वें संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया था। सवाल आप सबसे अच्छा पीटी में कि अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय या संस्थानों में दूसरे अन्य वर्ग के लोगों को क्या अतिरिक्त 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो नहीं, वह उसके विवेक पर है, दे अथवा न दे, उसको 10% देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन। मैं कहूंगा थोड़ा बात आपको बुरा लगेगा जो लोग होंगे विपक्षी, यह तुष्टीकरण की नीति थी। तुष्टीकरण की नीति का यह प्रावधान था। आगे आइए 15(6) राज्य को निम्नलिखित बनाने से नहीं रोका गया है। पहला, किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, आप रोक नहीं सकते, किसी भी आर्थिक रूप से। इसलिए आज जनरल में भी EWS का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद में उसका पालन करके दिया गया है, जगह छोड़ा गया है, वो किसी भी वर्ग का हो। निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ऐसे वर्गों के लिए 10% तक सीटों का आरक्षण का प्रावधान, चाहे राज्य सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर यह प्रावधान 193वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा फिर से जोड़ दिया गया। मतलब कि निजी संस्थान भी हो तो वहां भी इनको 10% दिया जाएगा, लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इससे हटाया गया, जो ऊपर भी दिया गया है। तो इस तरह से आप अगर याद करेंगे आर्टिकल 15 के सभी चीज को तोड़ कर, तो आपसे कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपसे यूपीएससी का सवाल क्यों नहीं हो, सारे बनेंगे। आइए और नेक्स्ट पीपीटी हम लोग देखते हैं। सेना में कर्नल, अभी हम लोग 2 पढ़े थे, सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी जो होगा, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में लगे व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले, जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाईदार परत माने क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख और 8 में बढ़ाकर 4.5 लाख और 13 में 6 लाख रुपए किया गया और वर्तमान में 8 लाख रुपए है। कि अगर इतनी तक की आपको अगर संपत्ति है तो आपको EWS रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। उपरोक्त अपवाद डी को
103वें संविधान अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पहले से जारी आरक्षण व्यवस्था से आवरित नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित अर्थता निर्धारित की जाएगी। मतलब कि 2019 में प्रावधान चलाया कि किसी भी वर्ग का वो जो पहले से दे दिया गया हो, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को दे दिया गया, उसके अतिरिक्त इन्हें 10% दिया जाएगा अलग से। माने यही बात आती है कि माने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मतलब क्या हुआ? क्रीमी लेयर में जो लोग उच्च वर्ग में आते थे लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, तो उनको अब इसमें 10% अतिरिक्त रिजर्वेशन व्यवस्था दी जाएगी। यह 19 प्रावधान था जो अभी तक कंटिन्यू है। जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि और आवेदन करने से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार माना गया। जैसे आज कोई आज तारीख में आवेदन कर रहा है तो आज से 1 साल पहले तो उसका कितना इनकम हुआ, सभी स्रोतों से देखा जाएगा। उसमें अगर 6 लाख रुपए से कम है, 6 लाख की सीमा को पार नहीं करता है, मतलब कि 5,99,999 है, तो उसको यह लाभ दिया जाएगा। दूसरा है, वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हों। जैसे किसी के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो। 1 एकड़ में लगभग 1.5 बीघा होता है, तो 5 एकड़ में हो गया 7.5-8 बीघा जमीन। 8 बीघे जमीन से अगर किसी के पास ज्यादा है तो उसे यहाँ लाभ नहीं मिलेगा। 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट आपका हो अगर शहरों में मुख्य रूप से, तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। अधुसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज नहीं, सॉरी, ये कहीं भी हो सकता है, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट होगा आपके नाम पर, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। अधुसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत अगर 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड है, प्लॉट है, तभी आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। और अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या इससे अधिक बड़ा आवासीय भूखंड है, तो भी यहाँ आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर कोटि दर्जा का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों, स्थानों पर धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। आपके परिवार, जैसे आपके पिता के संपत्ति के बाद आपका ही स्वामित्व होता है, भाई बहन को मिला करके आपको अगर इतना संपत्ति मिल जाता है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी को माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उसका या उसकी पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाएंगे। मैंने इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करके जोड़ करके आपस में भी अगर वो संपत्ति हो जाती है आपको लेकर के, तो भी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा मान लो कि 35 साल उम्र है, तो मैं अपने संपत्ति को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर भी देता तो संपत्ति मेरी ही मानी जाएगी, क्योंकि 18 साल से क्या है, कम है, वो खुद इनकम नहीं कर सकते। अभी देखिए बहुत बड़ा एक बिहार में केस चलता है, तेजस्वी यादव पर आय से अधिक संपत्ति के मामला दर्ज है और तेजस्वी यादव का पक्ष से यहाँ रखा गया है कि ये संपत्ति हमारे ऊपर तब आया जब हम नाबालिग थे, तो ये तो पूर्णतः छूट गए। तो अब इनका भी केस इनके पिता और माता पर लागू हो गया और उनका केस और स्ट्रांग हो गया। कोई बच्चा अगर 18 साल से कम है, इनकम का स्रोत उसके पास नहीं है और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो सरकार कहती है कि ये आप अगर नहीं इनकम किए हैं तो आपके दंपति किए हैं, माता पिता किए हैं, तो ऐसे लोग को भी संपत्ति में जोड़ा जाएगा। अपने में संपत्ति को अपने नाबालिग बेटा बेटी में बांट करके अपना संपत्ति में कम नहीं दिखा सकता, ये प्रावधान है। तो इस तरह से सवाल आपसे अगर पूछे जाएं आर्टिकल 15 के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर ढंग से देंगे और आप पूरी तरह इसमें क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत प्राप्त होगी और मेंस भी आप इसे आसानी से लिख सकते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक था आर्टिकल 15, जिसे हमने कंप्लीट किया, और कल आर्टिकल 16 के बारे में आपको ऐसे ही डिटेल जानकारी दी जाएगी। तब तक आप मन लगा के पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।